हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के बारे में, शाह बानो बेगम केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया था। ये केस बेसिकली आपके हर लीगल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस केस को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इस केस में फैक्ट्स थे, क्या इश्यूज़ थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इस केस में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस केस के बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली तो ये केस शाह बानो बेगम केस के नाम से जाना जाता है, बट इस केस का पूरा साइटेशन है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम एंड अदर्स AIR 1985 SC 945. This is a landmark judgment given by Supreme Court in a controversial maintenance lawsuit. इस केस में 5 जजेस की बेंच थी, जिनमें YV चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस थे वो थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस DA देसाई, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस ES वेंकटरमैया। ये 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने इस केस में अपना जजमेंट सुनाया था। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट्स को जानते हैं। इन 1932 शाह बानो वॉज मैरिड टू मोहम्मद अहमद खान वो वॉज अ वेल नोन लॉयर इन इंदौर। 1932 में शाह बानो की शादी हुई मोहम्मद अहमद खान से, जो कि इंदौर के एक वेल नोन लॉयर थे। दे वर द पेरेंट्स ऑफ 5 चिल्ड्रेन, 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स। उनके 5 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। आफ्टर 14 years of their marriage in 1946, Shah Bano's husband married another woman who was younger than him. शादी के 14 साल बाद 1946 में शाह बानो के जो हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने दूसरी शादी की एक महिला के साथ जो कि उनसे उम्र में कम थी। In 1975, when Shah Bano was of 62 years, she was disowned by her husband and was thrown out from her matrimonial home along with her children. 1975 में जब शाह बानो 62 ईयर्स की थी तो उनके हस्बैंड ने उन्हें डिसोन कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया उनके बच्चों के साथ। इन अप्रैल 1978 शी ब्रॉट एन अपील अंडर सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ इंदौर। अप्रैल 1978 में शाह बानो ने एक केस फाइल किया जिसमें सेक्शन 125 ऑफ CRPC, जो कि मेंटेनेंस का सेक्शन है, उसके अंडर उन्होंने कोर्ट में अपील करी। Shah Bano filed this suit in 1978 because her husband has abandoned her for the maintenance of rupees 200 per month which he guaranteed to give. उन्होंने ये सूट 1978 में इसलिए फाइल किया क्योंकि उनके हस्बैंड ने जो उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें मंथली 200 रुपीज़ का मेंटेनेंस देंगे, अब वो उस प्रॉमिस से मुकर रहे थे, वो मना कर रहे थे वो मेंटेनेंस देने से। इन नवंबर 1978 अहमद खान gave divorce to Shah Bano by articulating or uttering triple talaq and it was irrevocable. नवंबर 1978 में अहमद खान ने शाह बानो को ट्रिपल तलाक के थ्रू डिवोर्स दे दिया। आफ्टर प्रोनाउंसिंग इर्रिवोकेबल ट्रिपल तलाक, ही टुक अ सेफगार्ड ऑफ इट. He pleaded that because of the divorce she is not his legal wife now and due to which he is not accountable to maintain her. इर्रिवोकेबल ट्रिपल तलाक देने के बाद उन्होंने इस चीज़ को अपने बचाव में यूज़ करना चाहा। उन्होंने कहा कि अब वो उनकी लीगली वाइफ नहीं है, तो उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उन्हें मेंटेन करने की या उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की। द लोकल कोर्ट डायरेक्टेड मोहम्मद अहमद टू फर्निश ₹25 पर मंथ टू शाह बानो एज मेंटेनेंस। जो लोकल कोर्ट थी उन्होंने मोहम्मद अहमद खान को डायरेक्ट किया कि वो शाह बानो को ₹25 पर मंथ एज मेंटेनेंस देंगे। ऑन 1 जुलाई 1980, ऑन अ रिविजनल एप्लीकेशन ऑफ बानो, द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन्हांस्ड द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस to ₹179.20 पैसे पर मंथ। 1 जुलाई 1980 को शाह बानो ने एक रिविजनल एप्लीकेशन फाइल करी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, जिसके बाद हाई कोर्ट ने जो अमाउंट था मेंटेनेंस का उसको बढ़ाकर ₹179.20 पैसे कर दिया। Ahmad Khan filed a petition to appeal before the Supreme Court and he argumented that after divorce he cannot keep any form of connections with his divorced wife and is it not allowed by Islamic law or Islam and is haram and hence he is not legally bound to maintain her wife. इस डिसीजन के बाद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन दायर करी जिसमें उन्होंने कहा कि डिवोर्स के बाद वो अपनी वाइफ से कोई भी कनेक्शन नहीं रख सकते हैं एज़ पर इस्लामिक लॉ और इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो वो किसी भी तरीके से लीगली बाउंड नहीं है अपनी एक्स वाइफ यानी कि अपनी डिवोर्स वाइफ को मेंटेन करने के लिए या उन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये थे इस केस के फैक्ट्स।
तो अब हम बात करते हैं कि इस केस में इश्यूज़ क्या क्या थे। तो सबसे पहला इशू था वेदर सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज़ कंसर्न विद मुस्लिम्स और नॉट। जो CRPC का सेक्शन 125 है जो कि मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, क्या वो मुस्लिम्स पर एप्लीकेबल है या नहीं। दूसरा इशू था वेदर द अमाउंट ऑफ मेहर गिवन ऑन डिवोर्स इज एडुकेट एंड द हस्बैंड इज लायबल टू मेंटेन हिज वाइफ और नॉट। दूसरा इशू ये था कि जो मेहर का अमाउंट है जो कि डिवोर्स के टाइम पर वाइफ को दिया जाता है, क्या वो सफिशिएंट है और क्या हस्बैंड लायबल है या नहीं है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए। और तीसरा इशू था वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाइज टू ऑल रिलीजन्स और नॉट। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सभी रिलीजन्स को अप्लाई करता है या नहीं। तो ये 3 इश्यूज़ थे जो कि इस केस में रेस किए गए थे, और इन्हीं इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था वो इस तरीके से है। ऑन 3 फरवरी 1981, Supreme Court gave the conclusion in this case and banished the plea of Mohammad Ahmad Khan and validated the verdict of High Court. 3 फरवरी 1981 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूजन दिया और जो मोहम्मद अहमद खान की प्ली थी उसको खारिज करते हुए जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको वैलिडेट किया। द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC अप्लाइज टू मुस्लिम्स टू विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो CRPC का सेक्शन 125 है वो मुस्लिम्स पर भी अप्लाई करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। Supreme Court concluded that there is no conflict between the provisions of Section 125 and those of Muslim personal law on the question of Muslim husband's responsibility to maintain his divorced wife who is unable to maintain herself. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 125 CRPC जो कि मेंटेनेंस की बात करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। Thus at the end, after very long procedure, court finally concluded that the husband's liability will come to an end if the wife is competent to maintain herself. तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसीजर के बाद कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि जो हस्बैंड है उसकी ये लाइबिलिटी नहीं बनेगी अपनी वाइफ को मेंटेन करने की अगर जो वाइफ है वो अपने आप को खुद मेंटेन कर सकती है। अदरवाइज जो हस्बैंड है उसकी ये लाइबिलिटी है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा और वो उसे मेंटेन करेगा। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि जो सेक्शन 125 ऑफ CRPC है वो मुस्लिम्स पर भी अप्लाई करता है, वो किसी भी रिलीजन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करते हैं। इस जजमेंट के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और डिबेट्स हुए इस टॉपिक पर कि जो सेक्शन 125 CRPC का है उसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेट नहीं कर सकते, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। तो इसके बाद एक एक्ट इनैक्ट किया गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स 1986। इस एक्ट के अकॉर्डिंग नाउ बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 इन अ मुस्लिम वुमेन्स मेंटेनेंस केस द मजिस्ट्रेट विल फर्स्ट हियर द हस्बैंड एंड वाइफ बोथ under section 3 subsection 2 of the 1986 act, and it is only when they jointly or separately declare that they would prefer to be governed by the provisions of section 125 to 128 of the CRPC the magistrate would start proceedings under section 125. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी केस सेक्शन 125 के अंडर लाया जाता है मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस के लिए, तो जो मजिस्ट्रेट है वो पहले दोनों पार्टीज़ की बात को सुनेगा, यानी कि वो हस्बैंड की बात भी सुनेगा और जो वाइफ है उसकी बात भी सुनेगा। उसके बाद अगर वो जॉइंटली या सेपरेटली डिक्लेयर करते हैं कि हाँ वो सेक्शन 125 CRPC के अंदर केस चलाना चाहते हैं, तभी ये केस चलेगा। बेसिकली अगर हस्बैंड डिनाई कर देता है कि नहीं वो सेक्शन 125 CRPC के प्रोविज़न से गवर्न नहीं होना चाहता, तो फिर हम ये केस नहीं चला सकते। तो जो हस्बैंड है उसकी परमिशन इम्पॉर्टेंट हो गई सेक्शन 125 के मेंटेनेंस केस के लिए। और जो ये बात कही गई है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 के अंडर। In the absence of such declaration, the divorced Muslim wife's petition for maintenance would not be governed by the provisions of section 125 of the CRPC. अगर ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन दोनों पार्टी की तरफ से जॉइंटली या किसी भी एक पार्टी की तरफ से सेपरेटली, यानी कि जैसे अगर हस्बैंड मना कर दे, अगर ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं आता है तो जो मेंटेनेंस केस है सेक्शन 125 CRPC के अंडर नहीं चल सकता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस केस के फैक्ट्स, इश्यूज़ और जजमेंट सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आगे भी ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।